नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, समय खराब हो तो फिर मुसीबत भी बिन बुलाए आती है और आजकल मोदी जी के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। मोदी जी आजकल अल्पमत में हैं। उनकी पार्टी के सिर्फ 240 सांसद हैं। मोदी जी बहुमत से बहुत दूर हैं और शायद इसीलिए उन्हें पहली बार बैसाखियों का सहारा लेना पड़ रहा है। एक ऐसा वक्त है मोदी जी का जहां एक एक सांसद, जी हाँ, एक ऐसे वक्त में है जहां एक एक सांसद मोदी जी के लिए हीरे के समान है। उसकी कीमत डायमंड की तरह है। और दुर्भाग्य देखिए, बदकिस्मती देखिए मोदी जी की कि ऐसे ही वक्त पर, बुरे वक्त पे तकरीबन दर्जन भर सांसद मोदी जी के हाथ से निकल रहे हैं इस दौर में। और अगर सही बोलूं तो 12 नहीं, दर्जन भर नहीं, 15 सांसद। अब दोस्तों, ये जो मैंने सांसद बताए, 12-15 सांसद जो मोदी जी के हाथ से निकल रहे हैं, ये जो सांसद हैं वो इन साहब के जगन मोहन रेड्डी, जी हाँ, नाम नोट करें, जगन मोहन रेड्डी, एक्स चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआर पार्टी के सुप्रीमो जगन मोहन रेड्डी। 11 सांसद अभी भी इनके पास राज्यसभा में, जहां मोदी जी की पोजीशन टाइट है राज्यसभा में। 11 सांसद राज्यसभा में, 4 सांसद लोकसभा में। और ये जो जगन साहब हैं, अभी तक 4 जून तक या 4 जून से पहले तक मोदी जी से इनकी खूब बनती थी, अच्छे संबंध थे, घनिष्ठ संबंध थे। और हर मुसीबत में जगन मोहन रेड्डी ने पार्लियामेंट में, खासकर राज्यसभा में, मोदी जी का साथ दिया। लेकिन जब से जगन मोहन रेड्डी के जो जानी दुश्मन, वर्स्ट एनिमी नायडू बाबू, ये जब से चीफ मिनिस्टर बन गए जगन मोहन को हराकर आंध्र प्रदेश के, या यूं कहें कि जब से नायडू बाबू किंग मेकर बन गए, या यूं कहूं कि नायडू बाबू की जब से बैसाखियां मोदी जी के कंधे के नीचे हैं, तब से जगन मोहन रेड्डी को नींद नहीं आ रही है। उनका वही हाल है जो एक टूटे दिल वाले आशिक का होता है। नाराज हैं, बहुत नाराज हैं मोदी जी से। आजकल कुछ भी करने के लिए बेताब हैं जगन मोहन रेड्डी। अब दोस्तों, मोदी जी का जो पॉलिटिकल हनीमून है आजकल, वो नायडू बाबू के साथ बीत रहा है। तो जाहिर तौर पर कोप भवन में तो होना ही जगन मोहन रेड्डी को। और जगन मोहन रेड्डी ने कई चिट्ठियां लिखी, कई खत किताबत किए मोदी जी के साथ, अमित शाह के साथ, कि हमें यहाँ परेशान किया जा रहा है, हमारे जो काडर है, हमारे जो सांसद हैं, हमारे जो नेता हैं, उस पर अत्याचार कर रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं नायडू के लोग। किसी ने नहीं सुनी, ना मोदी जी ने सुनी, ना अमित शाह ने सुनी। और थक हार कर जगन मोहन रेड्डी दिल्ली पहुंचे, धरना दिया, प्रोटेस्ट किया। और जब वो धरने पर बैठे दिल्ली में, तो जैसे इंडिया अलायंस की लॉटरी खुल गई। इसी मौके का इंतजार था इंडिया अलायंस को। सबसे पहले अखिलेश यादव पहुंचे, मीठा बोलते हैं, गले लगा लिया, हाथ मिला लिया जगन मोहन रेड्डी से। फिर उद्धव ठाकरे के लोग पहुंच गए, उन्होंने भी हाथ मिलाया। फिर ममता बनर्जी के लोग पहुंच गए जगन मोहन रेड्डी के पास, शरद पवार के पहुंच गए। ज़्यादातर इंडिया अलायंस के नेताओं ने हाथों हाथ ले लिया जगन मोहन रेड्डी को। अब दोस्तों, आज की खबर सुनकर एक सवाल तो बेहद साफ है, बहुत ही क्लियर क्वेश्चन है कि क्या जगन मोहन रेड्डी मोदी के साए से निकलकर इंडिया अलायंस में जा सकते हैं? इंडिया अलायंस का दरवाजा खुल सकता है जगन मोहन रेड्डी के लिए। और अगर ऐसा हुआ तो क्या फिर 11 सांसद राज्यसभा के, 4 सांसद लोकसभा के मोदी के हाथ से निकल सकते हैं? और मोदी के हाथ से निकले तो राज्यसभा में फिर मोदी जी के लिए मुसीबत ही मुसीबत है। बिल पास कराना, कानून पास कराना, जो चुटकियों में हो जाता था आज से 1 महीने 1.5 महीने पहले तक, फिर कानून पास कराना मोदी जी के लिए मुश्किल ही नहीं, हो सकता है नामुमकिन हो। अब दोस्तों, अगर आप बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, आप राजस्थान से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, हरियाणा से हैं, महाराष्ट्र से हैं, तो हो सकता है ये जंग आपको बहुत दूर किसी मैदान में लड़ते हुए दिख रही हो। लेकिन ये जो जंग है, इसकी आंच दिल्ली दरबार तक आएगी। और इसीलिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नायडू और जगन की इस जंग में, ये जो पॉलिटिकल वॉर है, गैंग वॉर है पॉलिटिकल, इसमें सबसे ज़्यादा चोट मोदी जी को लग रहा है। जैसे आप कह सकते हैं
कि गोली तो ट्रंप के लगी थी, गिर गए बाइडन। इसी तरह की इस जंग का इंपैक्ट हो सकता है कि ये जो लड़ाई है मिस्टर नायडू और मिस्टर रेड्डी की, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान साहब का हो सकता है, चाणक्य का हो सकता है। इसीलिए आज दो खास मेहमान मैंने आपके लिए इनवाइट किए हैं। उमाकांत लकीड़ा होंगे जो पार्लियामेंट देख रहे हैं 30-35 साल से, और एक खास मेहमान आंध्र प्रदेश की धरती से जहाँ जंग लड़ी जा रही, ग्राउंड ज़ीरो से आपको हकीकत सुनने को मिलेगी, और वो साहब हैं राजशेखर राव। अभी जो राव साहब हैं, मेरी कोशिश थी कि हिंदी में बोलें और ये हिंदी में बोलेंगे। आज आप इनको सुनेंगे, और मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो जंग लड़ी जा रही है, इसका जो नतीजा होगा वो सीधे इंपैक्ट करेगा मोदी सरकार पे। और अगर मोदी सरकार गिरती है आने वाले महीनों में, तो उसका ट्रिगर पॉइंट आंध्र प्रदेश होगा। जी हाँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ट्रिगर पॉइंट आंध्र प्रदेश होगा, उसके केंद्र में आंध्र प्रदेश होगा। वीडियो इंपॉर्टेंट है, आखिर तक देखिएगा। राव साहब को सुनिए, लकीड़ा साहब को सुनिए। लकीड़ा साहब, संक्षेप में, इससे पहले मैं राव साहब के पास आऊं, एक संक्षेप में सवाल पूछना चाह रहा हूं। मान लीजिए जिस तरह से अखिलेश यादव ने गले लगा लिया जगन मोहन रेड्डी को, ममता बनर्जी भी उनको बहुत मानती, ममता बनर्जी के लोग भी, सांसद उनके धरने पे पहुंचे, शरद पवार का भी सपोर्ट है, उद्धव ठाकरे का भी सपोर्ट है, सब लोग कह रहे हैं कांग्रेस से कि भाई जगन मोहन रेड्डी को ले लीजिए। अगर जगन मोहन रेड्डी आ जाते हैं इंडिया अलायंस में, 4 सांसद उनके लोकसभा में हैं और 11 सांसद राज्यसभा में, क्या लकीड़ा साहब अगर जगन मोहन रेड्डी आए तो राज्यसभा में मोदी जी को परेशानी हो जाएगी? और लोकसभा में उन्होंने हाथ जला लिए मोदी ने, तो क्या राज्यसभा में भी हाथ जल जाएंगे? राज्यसभा में तो घर के ना घाट के, राज्यसभा में तो ऑलरेडी हाथ जल चुके हैं। मैं आपको बता दूं, जल चुके हैं और जलने वाले हैं। अभी 3 स्टेट में जो इलेक्शन होने वाले हैं, वहां की जो राज्यसभा सीटें आएंगी, वो राज्यसभा सीटें बीजेपी तो दोबारा अपनी ताकत को मेंटेन नहीं कर सकती है। लेकिन मैं ये इतना बता दूं कि एक किस्म से डिप्लोमेटिकली जगन मोहन रेड्डी डिप्लोमेटिकली हैंडल कर रहे हैं और मोदी को अपना वोटेज दिखा रहे हैं कि मोदी जी चंद्रबाबू नायडू को समझा दीजिए, नायडू को समझा दीजिए, मेरे पास ऑप्शन है खुले हुए। अगर मैं चला जाऊंगा, मैं स्विच ओवर कर जाऊंगा, तो फिर ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरे को ब्लेम मत कीजिए। तो ये एक किस्म से देखिए, राजनीति में जो है ना, राजनीति में केमिस्ट्री बनते बनते और केमिस्ट्री बिगड़ते बिगड़ते टाइम लगता है। और जाहिर सी बात है कि अगर आज उनके धरने में विपक्ष के नेता गए हैं, तो एक केमिस्ट्री की शुरुआत है। ये एक चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 का भी इंतजार कीजिए और चैप्टर 3 का भी इंतजार कीजिए, जब राज्यसभा में क्रूशियल बिल आएंगे और जगन मोहन रेड्डी के एमपी या तो अब्सेंट करेंगे ताकि बीजेपी को फायदा ना हो, या विरोध में खड़े होंगे। लेकिन उसके लिए हमें वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। वक्त का इंतजार करना होगा। जगन मोहन रेड्डी ऐसा लगता है कि इंडिया अलायंस की तरफ थोड़ा झुके हुए दिख रहे हैं। अखिलेश यादव ने उनका स्वागत किया है, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, शरद पवार भी उनके साथ हैं। राव साहब, आप तो आंध्र प्रदेश में हैं और 24 घंटे आप राजनीति देख रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, तेलुगु चैनल में आते हैं, पहली बार आपको मैंने बुलाया है, मुझे उम्मीद है कि हिंदी में आपसे जवाब मिलेंगे। ये बताइए कि क्या जगन मोहन रेड्डी के साथ शरद पवार, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, स्टैलिन, इन लोगों के अच्छे संबंध हैं, रिश्ते हैं? जगन मोहन रेड्डी जी कतई नहीं चाहते थे कि वो दिल्ली जाए, वहां धरना दे, लेकिन आंध्र प्रदेश में सिचुएशन ऐसी बन पड़ी कि हर मौके पर, हर एंगल पर, हर एमपी के ऊपर हमला हो रहा है आंध्र प्रदेश में। तो वो कहीं ना कहीं वो पहली 2-3 बार वो लेटर्स लिख चुके हैं, प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को खत लिख चुके हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अब आंध्र प्रदेश में हालत इतनी बिगड़ गई है कि मजबूरन उनको दिल्ली में जाके धरना देना पड़ा। और इंडिया के जो अलायंस है इसी मौके के तलाश में थी। मतलब चुनाव से पहले भी कई बार ममता दीदी बात कर चुकी, जगन मोहन रेड्डी जी से शरद पवार भी बात कर चुके, लेकिन जैसे जगन मोहन रेड्डी जी दिल्ली आ पहुंचे, हर एक नेता इंडिया अलायंस का अपने गले लगाने के लिए आगे आया। तो एक कॉन्फिडेंस मिला है पॉलिटिकल उनको, मतलब जो सहारे की जरूरत है, जो ऑक्सीजन की सहूरत का। राव साहब, इसका मतलब क्या है? अगर अखिलेश यादव गले लगा रहे हैं और ममता बनर्जी भी हैं, वो भी उनका स्वागत कर रही,
मैं इतना जानना चाह रहा हूं, देखिए लखेड़ा साहब ने बहुत कुछ बताया, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आंध्र प्रदेश की हकीकत जानना चाह रहा हूं, क्या जगन मोहन रेड्डी फ्यूचर में आगे चलकर इंडिया अलायंस में आ सकते हैं? है तो मूलतः वो कांग्रेसी, क्या आ सकते हैं? क्या कांग्रेस उनको वेलकम कर सकती है? क्योंकि उनकी जो सगी बहन है इस वक्त कांग्रेस की लीडर है और भाई बहन में बनती नहीं है। क्या कांग्रेस उनकी बहन को किनारे करके जगन मोहन रेड्डी के लिए दरवाजा खोल सकती है? क्योंकि कांग्रेस ने अगर दरवाजा खोल दिया तो मुझे नहीं लगता कि जगन मोहन रेड्डी इंडिया अलायंस में आने में उनको कोई रोक सकता है। तो बहन का जो परफॉर्मेंस रह चुका है पिछले चुनाव में 1.7%, 1.7% वोट कांग्रेस को मिला। पिछले चुनाव में 1.2 मिला, मतलब आधा प्रतिशत ही इजाफा हुआ कांग्रेस के वोट बैंक। और आंध्र प्रदेश की जनता ये देख रही है, इनका जो चाल चलन है और उनका जो एटीट्यूड है जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ, मतलब जो शर्मिला जो है जगनमोहन रेड्डी की बहन, वो कांग्रेस को मजबूत करने से ज्यादा इंटरेस्ट चंद्रबाबू नायडू को मजबूत करने में वो जुटी हुई है। हाँ, इसी के आप चलते क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं भाई राव साहब? आप तो बड़ी ब्रेकिंग खबर दे रहे हो। आप कह रहे हो कि जो कांग्रेस की चीफ है आंध्र प्रदेश की शर्मिला जगन की बहन, वो नायडू बाबू को सपोर्ट कर रही है पर्दे के पीछे। अगर वो चाहती थी, अगर वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का मुद्दा उठा लेती थी चुनाव से पहले, जैसे उनको पीसीसी प्रेसिडेंट बनाया गया, अगर उनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का मुद्दा अगर उठा लेती तो 7 से 10% वोट मिलने की संभावना थी उनको, कांग्रेस को। तो वो क्योंकि चंद्रबाबू नायडू मोदी के साथ है और मोदी स्पेशल कैटेगरी नहीं देना चाहते, इसलिए शर्मिला चुप है। मतलब आप इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि शर्मिला जो है मोदी के लिए काम कर रही है। अरे बाप रे बाप, ये आंध्र कांग्रेस के जो है ना शीर्ष नेतृत्व को सोचना चाहिए। आंध्र प्रदेश का जो जनता है वो चाहती है कि कांग्रेस स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए लड़े। किसी कांग्रेस के नेता से, बड़े नेता से आपकी बात हुई ऑफ द रिकॉर्ड? अभी कांग्रेस का स्टैंड क्या है? वो चाहते हैं कि जगन मोहन रेड्डी आ जाए? जी, मेरी तो हमें हफ्ते में एक बार कम से कम आंध्र प्रदेश का जो इंचार्ज है उन नेताओं से, कांग्रेस के जो सेक्रेटरीज है आंध्र प्रदेश से जो संबंध रखते हैं, उनसे मेरी बातचीत होती रही। मैंने उनसे एक बार ये बात भी उठाया कि क्या अगर जगन मोहन रेड्डी इंडिया अलायंस में आना चाहते हैं तो क्या आप स्वागत करेंगे, क्योंकि उनकी बहन जो है पीसीसी प्रदेश अध्यक्ष है। तो उनका जवाब उधर से ये था कि जो पीसीसी प्रदेश के अध्यक्ष बनने के बावजूद वो 2% का भी वोट नहीं जुटा पाई, तो आज जगन मोहन रेड्डी के पास 40% वोट है, तो हम उनको क्यों नकारेंगे? हमने तो रेड कारपेट बिछाना है अगर जगन मोहन रेड्डी आना है तो। जगन मोहन रेड्डी, हाँ जी जी समझ गए, रेड कारपेट। लखेड़ा साहब, कांग्रेस आंध्र प्रदेश की चाहती है कि वाईएसआर आ जाए, क्योंकि वाईएसआर की जो जगन मोहन रेड्डी की बहन है वो कुछ कर नहीं पाई। आपको लगता है सोनिया गांधी, राहुल गांधी वेलकम कर लेंगे, माफ कर देंगे? हालांकि माफी तो सबको देती है ये जो गांधी परिवार है। जब राजीव गांधी के कातिलों को माफी दे दी, सबको माफी दे दी, क्लीन चिट दे दी, तो क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलेंगे जगन मोहन रेड्डी के लिए? देखिए, मैं कल जो धरना हुआ था उस धरने की जानकारी मुझे रात को हुई और मैंने रात को किसी से बात किया, मतलब आंध्र प्रदेश के ही कोई साथी थे, उनसे बात किया। तो मैंने कहा भी क्या है इसका, ये तो बाकी नेता तो गए नहीं, कांग्रेस जब तक ओके नहीं करेगी तो ये आएंगे नहीं। तो उनका कहना था कि अगर राहुल गांधी जैसे अखिलेश चले गए, राहुल गांधी धरने पर 10 मिनट के लिए चले जाएंगे, जगनमोहन रेड्डी के धरना जो चल रहा है जंतर मंतर पर, तो पूरा पासा पलट जाएगा, पूरी कहानी पलट जाएगी और आंध्र प्रदेश की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा अगर राहुल गांधी ऐसे मौके पर जगनमोहन रेड्डी के साथ चले जाए, धरने पर बैठ जाए और सिंबॉलिक उनका फोटो खिंच जाए, तो इसका अक्रॉस आंध्र प्रदेश बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो जाएगा। मिस्टर राव मेरी बात से सहमत होंगे। तो वो कह रहे थे कि जो पहल है, जो इनिशिएट करना है, वो इनिशिएट राहुल गांधी को करना चाहिए, बड़प्पन दिखाना चाहिए और जगनमोहन रेड्डी को गले लगाना चाहिए। राव साहब, ये एक बात कही लखेड़ा साहब ने, इन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी वाईएसआर से 5 मिनट के लिए उनसे मुलाकात कर लें, कुछ तस्वीरें छप जाए, हाथ मिला ले, तो पासा पलट सकता है। मतलब फिर जगन मोहन रेड्डी किसी भी पल इंडिया अलायंस में आ सकते हैं, अपने मुकदमे भूल सकते हैं,
मोदी का जो दबाव है वो भी भूल सकते हैं। क्या राहुल गांधी अगर जगन मोहन रेड्डी को हाथ उनसे मिलाते हैं, गले लगाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि पासा पलट सकता है आंध्र प्रदेश की राजनीति का? क्या जगन आंध्र मोहन रेड्डी प्रदेश मान जाएंगे? आंध्र प्रदेश की जो जनता है ना, उनका जो मिजाज, आंध्र प्रदेश वाईएसआरसीपी का जो वोटर का जो केमिस्ट्री है, उनका मिजाज जो है वो कांग्रेस से मेल खाता है, वो बीजेपी से मेल नहीं खाता। तो उनका जो केमिस्ट्री जो है ना कांग्रेस से जाता है। और एक और बात यह है कि कांग्रेस, राहुल गांधी कई बार कह चुके हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो पहला दस्तखत होगा आंध्र प्रदेश की स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के फाइल पर। तो इसके लिए आंध्र प्रदेश की जनता जो है ना बेचैन है। अगर राहुल गांधी आके एक सेकंड का भी एक फोटो भी मिल गया तो आंध्र प्रदेश का पूरा पॉलिटिकल सिचुएशन ही नहीं, मैं कहता हूं कि एनडीए सरकार अगर किसी बारूद पे बैठी है, उसकी चिंगारी जो है वो आंध्र प्रदेश से निकलेगी, चाहे वो नायडू के रूप में हो या जगन मोहन रेड्डी के रूप में। अगर एनडीए सरकार गिरती है, उसका जो ट्रिगर पॉइंट है वो आंध्र प्रदेश होगा। ओहो, ट्रिगर पॉइंट आंध्र प्रदेश होगा अगर मोदी जी की सरकार गिरती। लास्ट क्वेश्चन लखेड़ा साहब, क्या आपको लगता है कि जगन मोहन रेड्डी अगर फाइनली मोदी जी का दामन छोड़कर वो इंडिया अलायंस में आ जाते हैं, क्योंकि मोदी जी अब तो भाव तो दे नहीं रहे उनको, मोदी जी ने तो सरकारी दामाद बना लिया है नायडू साहब को, क्या आपको लगता है कि राज्यसभा में फिर जो स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि 11 सांसद राज्यसभा में, आपको लगता है मोदी जी की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी? क्या आपको लगता है कि मोदी जी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा पार्लियामेंट में कोई कानून पास करना? देखिए, मोदी जी के लिए मुश्किल बढ़ेगी, इसमें कोई शक है क्या किसी को देश में? आपको कोई शक है? 22 तारीख को जब सेशन हुआ लोकसभा का, बजट सेशन हुआ, तो ऐसा देश का 140 देश करोड़ का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं अकेला, ऐसा भाषण देते हैं और कहते हैं मेरे को अपोजिशन बोलने नहीं देता, 2.5 घंटे तक मेरा गले को दबा के रखा। ये हताशा, ये मैसेज पूरे देश में चला गया है, पूरे जो बीजेपी के जो वोटर्स हैं उनको चला गया है कि हमने कैसी सरकार बनाई, कैसा प्रधानमंत्री तीसरी बार बना दिया, जो कहते हैं कि मेरा गला के दबा के रखा 2.5 घंटे तक। तो ऐसी सिचुएशन में मैं ये कहना चाहता हूं कि राज्यसभा में वो ऑलरेडी कमजोर हो गए हैं और अब मोदी जी की जो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है, क्रेडिबिलिटी है, जिसको कहते हैं एक उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो बता रही है अपने आप में कि ना केवल नंबर गेम उनका हाथ से खिसक गया है, वो लोकसभा में डाउन है, राज्यसभा में वो अच्छी परफॉर्मेंस, मतलब नंबर गेम में उतने नहीं थे, प्रचंड नहीं था, लेकिन वो थोड़ा बहुत मैनेज कर लेते थे। अब ये सिचुएशन हो जाएगी कि कोई भी जो कंट्रोवर्शियल जो बिल मनमानी जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाएंगे। जी, सही कह रहे हैं आप कि लोकसभा में स्थिति कमजोर है इस वक्त मोदी जी की, और अगर जगन मोहन रेड्डी और बीजू जनता दल, 9 सांसद बीजू जनता दल के नवीन पटनायक के और 11 सांसद अगर जगन मोहन के, 20 सांसद अगर राज्यसभा में इधर से उधर हो जाए तो मोदी जी के लिए मुसीबत ही मुसीबत है दोनों सदन में। कुछ कहना चाह रहे थे, एक लाइन में जवाब दें राव साहब। जी सर, मैं एक खास बात मैं आपको बोलना भूल गया। जैसे ही जगन मोहन रेड्डी जाके दिल्ली में बैठे, उनसे सारे विपक्ष के नेता जाके उनसे मिल रहे हैं, मोदी जी ने चंद्रबाबू नायडू को दिल्ली तलब किया और उनको ये कहने के लिए बुलाया कि आप ज्यादा जगन मोहन रेड्डी से आप लड़िए मत, उनको हैरास मत कीजिए, अगर उन्हें आप हैरास करेंगे तो मेरे लिए मुश्किल बढ़ेंगी। तो पता नहीं किस भाषा में बोलेंगे, प्यार से समझाएंगे या धमकी देंगे तो पता नहीं, लेकिन तलब इसलिए किया गया कि वो दिल्ली आके उनको समझा सके कि जगन मोहन रेड्डी को ज्यादा हैरास मत कीजिए। बहरहाल मोदी जरूर कोशिश करेंगे कि कंप्रोमाइज बना रहे, दोनों का साथ उनको मिलता रहे, एक का लोकसभा में मिले, एक का राज्यसभा में मिले, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आंध्र प्रदेश में लड़ाई सारी सीमाएं लांघ चुकी है, सारी हदें क्रॉस कर चुकी हैं और अब कंप्रोमाइज का कोई रास्ता बचा नहीं, ऐसा लगता है। जो कंप्रोमाइज करेगा वो आंध्र प्रदेश हार जाएगा, चाहे वो नायडू हो, चाहे वो जगन मोहन रेड्डी हो। रास्ता जो भी है, मुझे ऐसा लगता है कि नवंबर में जो चुनाव होने हैं विधानसभा के, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, झारखंड में, जहां पर दाल पतली है बीजेपी की, अगर ये तीनों राज्य में से 2 राज्य भी निकल गए, महाराष्ट्र निकल गया, हरियाणा निकल गया, जिस तरह की खबरें आ रही हैं हरियाणा और महाराष्ट्र, बीजेपी के हाथ से अगर ये 2 राज्य निकले तो मोदी जी की स्थिति और कमजोर होगी।
पार्टी के अंदर भी, पार्टी के बाहर भी। और ये वक्त हो सकता है जब जगन मोहन रेड्डी जिंदगी का फिर एक बड़ा फैसला ले सकते हैं कि न्यूट्रल रहें, तटस्थ रहें, या फिर इंडिया अलायंस में जाए। लखेड़ा साहब आप आए, राव साहब आप आए, खुलकर बातचीत हुई और कई ब्रेकिंग न्यूज आपने हैदराबाद से आज हमको दी हैं। और जो आपने हिंदी बोली उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आंध्र प्रदेश का आदमी इतनी अच्छी हिंदी भी बोल सकता है। तो थैंक यू सो मच राव साहब फॉर कमिंग टू दिस प्रोग्राम। लखेड़ा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों की तरफ से। थैंक्स सो मच ऑन बिहाफ ऑफ माय फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।